फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रेखा इंग्लिश में। तो जैसा कि प्रीपोजिशन का ये सीरीज आपने देखा, आपने कमेंट भी किया और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और दिल से मैं धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस लॉकडाउन में एक ही मूल मंत्र है, बस कुछ ना कुछ हमेशा हर दिन नया सीखिए और इतना सीख जाइए। ये एक बहुत बेहतरीन मौका भी है और इस मौके का आप फायदा उठाइए। ये एक अचूक मौका है और ऐसा मौका फिर बार बार नहीं आने वाला है। ये बहुत अच्छा मौका है और इस मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीपोजिशन का सीरीज है और इस सीरीज में मैं आपको आज कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ प्रीपोजिशन का जो शायद आपको नहीं पता हो। तो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप रेखा इंग्लिश की जितने भी सारे वीडियो जो है डेली यूज, स्पोकन सेंटेंसेज, वोकैबुलरी और टेंस विद स्ट्रक्चर, वॉइस, स्पेलिंग रूल्स, ये सभी प्लेलिस्ट में आप एक एक करके देख सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा मौका है सब कुछ सीखने का। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हिडन रूल में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस भी है जहाँ पे हम गलती से अगर यूज उस प्रीपोजिशन का करते हैं तो वो गलत हो जाता है। दिखने में तो लगता है कि ये प्रीपोजिशन यहाँ आना चाहिए, बिल्कुल सूटेबल है अपने हिसाब से, लेकिन जब हम यूज करते हैं, लगाते हैं तो प्रीपोजिशन हो जाता है गलत। तो ऐसे ही कुछ टिप्स आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला देख लेते हैं। कहना का ऐसे अंग्रेजी में कहना के लिए से या स्पीक होता है। तो इस तरीके से जब कहना का अनुवाद जब से या स्पीक होता है तब को या से का अनुवाद टू करते हैं। मतलब कि जैसे प्रीपोजिशन टू का मतलब यहाँ पे से या को होता है। तो जब स्पीक होता है, कहना का अनुवाद स्पीक के तौर पर हम यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि को या से के लिए टू का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। पर जब कहना का अनुवाद अगर टेल हो, कहने के लिए अगर हम टेल शब्द का यूज करेंगे तब टू का प्रयोग नहीं होगा। आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि जब कहने का अनुवाद से या स्पीक होता है तब को या से प्रीपोजिशन के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। पर जब कहना का अनुवाद अगर टेल होता है, जब कहना के लिए हम अंग्रेजी में टेल शब्द का यूज करेंगे तो उसके साथ टू शब्द का प्रयोग, प्रीपोजिशन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने उसको कहा, आई सेड टू हिम। यहाँ पे कहना यानी कि मैंने उसको कहा, आई सेड टू हिम या आई स्पोक टू हिम। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मैंने उसको कहा, कहने का अनुवाद यहाँ पे आया है से, जो कि इसका सेकेंड फॉर्म है सेड, से का। और तो यहाँ पे हमने से और स्पीक के लिए जैसा कि बताया था कि आपको से या स्पीक के लिए आपको टू प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। और यहाँ एक और एग्जांपल देखते हैं कि मैंने उसको कहा, तो यहाँ पे आ जाता है आई टोल्ड हिम। तो यहाँ पे कहने का अनुवाद टोल्ड मतलब कि टेल आया है, कहना का अनुवाद क्या हुआ है अंग्रेजी में टेल। तो टेल क्या है, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड है। तो इस तरीके मैंने उसको कहा आई टोल्ड हिम, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। अगर कितना टू भी लगा दिया जाता है कितने लोगों के द्वारा, जो टू का इस्तेमाल अगर आप करते हैं टेल से पहले तो बिल्कुल गलत है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। उसने मुझको कहा, सी टोल्ड मी। अगर यहाँ पर सी टोल्ड टू मी लगाएंगे तो ये गलत प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इस तरीके से। लेकिन एक रूल्स और भी है। जब राइट मतलब लिखना, तो जब लिखना के बाद अगर अंग्रेजी में जैसे कि हिंदी में किसी जगह पर दिया हुआ है कि लिखना, तो लिखना शब्द के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कोई, वो अगर सजीव आता है, सजीव का मतलब कहने का मतलब सजीव का मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कोई व्यक्ति आ जाता है, तब को का अनुवाद हम टू से करते हैं। टू मतलब को का अनुवाद हम टू से करते हैं। जैसे कि मैंने उसको लिखा, तो यहाँ पे आप सेंटेंस देख रहे हैं, मैंने उसको लिखा तो आई रोट टू हिम।
तो यहाँ पे हिम जो आया है, हिम किसी व्यक्ति के लिए है, तो यहाँ पे हम टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम आई रोट हिम कर देते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इस तरीके से मैंने मोहन को लिखा, तो मोहन क्या है, एक व्यक्ति है, तो आई रोट टू मोहन। तो इस तरीके से। लेकिन एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैंने उसको पत्र लिखा, आई रोट हिम अ लेटर। आई रोट हिम अ लेटर, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मैंने उसको पत्र लिखा तो सब्जेक्ट तो है, बट ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, लेटर आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम लेटर से पहले अगर टू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई रोट हिम टू अ लेटर, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ होगा आई राइट हिम अ लेटर, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो इस तरीके से। नेक्स्ट रूल्स है कि जब का के की, हिंदी में जब का के की से कोई अमाउंट यानी राशि का बोध होता है, तब का के की इन सभी के लिए हम फोर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, यानी फोर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे 1000 का चेक, अ चेक फॉर Rs1000, ए चेक फॉर ₹1000, इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है कि हिंदी में पर शब्द बहुतों यूज होता है पर के लिए। पर से हम बहुत तरह का यूज कर लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी में एक पर शब्द के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। जैसे कि पर शब्द के लिए ऐसे आमतौर पर लोग ऑन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन अक्सर जगह ऑन का प्रयोग करते हैं पर के लिए, ऊपर के लिए। लेकिन यहाँ पे पर के लिए टू, ऑन, इन, विद, एट, ऑफ, ओवर, इन सभी प्रीपोजिशन का प्रयोग पर के लिए होता है। अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि टेबल पर किताबें हैं। टेबल पर किताबें हैं तो देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। यहाँ पर देख रहे हैं कि पर शब्द यहाँ भी आया है, तो इसके लिए ऑन शब्द का हमने इस्तेमाल किया, ऑन शब्द का यूज किया है। जैसे मैंने उन्हें चाय पर बुलाया है, तो आई इन्वाइटेड हिम टू टी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टी से पहले टू प्रीपोजिशन आया, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा अंतर देख रहे हैं, एक ही पर है, पर शब्द हिंदी में आ रहा है और यहाँ पे प्रीपोजिशन अलग अलग चेंजिंग हो रहा है, बदलता जा रहा है प्रीपोजिशन। जैसे मुझको इस पर कोई आपत्ति नहीं है, तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस। यहाँ पे देख रहे हैं टू का प्रयोग हुआ है। और देख देते हैं कि वह ठीक समय पर आया, ही केम इन टाइम। यहाँ पे देख रहे हैं कि पर के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। और मैं तुम पर खुश हूँ, आई एम प्लेज्ड विथ यू। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रीपोजिशन आया, पर के लिए विद का प्रयोग किया हमने, विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है यहाँ पे। एक पर के लिए देख रहे हैं कि हिंदी में पर अलग अलग, हिंदी की विशेषता यही होती है कि वह पर से बहुत काम ले लेती है, यानी, लेकिन अंग्रेजी में पर शब्द के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे एक और एग्जांपल है कि वह स्टेशन पर है, तो यहाँ पर के लिए हम ऐट का यूज करते हैं, ही इज एट द स्टेशन। जैसे तुम मुझसे नाराज़ हो, यू आर एंग्री विथ मी, या तुम मुझ पर नाराज़ हो, यू आर एंग्री विथ मी, तो यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन आया पर के लिए। जैसे वह घर पर रहता है, तो ही लिव्स एट होम। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब किसी भी चीज़ का कीमत बताना हो, तो किसी भी चीज़ का कीमत बताने के लिए जब में का प्रयोग होता है, तब उसका अनुवाद हमेशा फोर के द्वारा करना चाहिए। अंग्रेजी के जो फोर प्रीपोजिशन है उसका यूज करना चाहिए। अक्सर लोग इन एट का यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि एट से किसी चीज़ के रेट का पता होता है, दाम मतलब कि दर का पता होता है, दाम का नहीं, प्राइस का नहीं। ये आप समझ गए होंगे कि ऐट जो है, ऐट से किसी चीज़ के रेट का पता होता है, प्राइस का नहीं, दाम का पता नहीं चलता है। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो मैंने यह घड़ी 3000 रुपये में खरीदी, आई बॉट दिस वॉच फॉर 3000। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें इसके प्राइस, घड़ी का प्राइस यानी मूल्य का पता चल रहा है। और रेट तो आप जानते हैं कि जैसे कि चावल जो है 20 रुपये प्रति किलो, तो ये रेट हो गया। तो रेट का प्रयोग
रेट का जब भी हमको बताना होता है तो हम ऐड का यूज करते हैं, और प्राइस बताने के लिए हमेशा हमें फो का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा कुछ प्रीपोजिशन का हिडन ट्रिक्स, जो बहुत ही ज़्यादा इस ट्रिक्स को भी जब जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रीपोजिशन का रूल्स आपको मैंने बता दिया है तो इन सभी कुछ हिडन रूल, आपको इन सभी रूल्स की जानकारी होनी चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। और आप हमें सुरेखा इंग्लिश फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ इस तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।